7 जून 1893 दक्षिण अफ्रीका के पिट्समैरिटबर्ग रेलवे स्टेशन पर एक 24 साल के लड़के को लात मारकर ट्रेन से उतार दिया जाता है, क्योंकि वह लड़का अंग्रेज नहीं एक हिंदुस्तानी था, जिसकी चमड़ी गोरी नहीं बल्कि काली थी। वो लड़का कोई और नहीं, वे थे मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन सिर्फ गांधी ही नहीं थे जिन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा। साल 1901 में बंबई प्रेसिडेंसी में पढ़ते सतारा में एक 10 साल के लड़के को भी गांधी की तरह ही बैलगाड़ी से उतार दिया गया। फर्क सिर्फ इतना था कि गांधी को भारत के बाहर भेदभाव का सामना करना पड़ा, जबकि उस लड़के को अपने ही देश में निचली जाति का होने की वजह से अछूत बना दिया गया। लेकिन उस लड़के को बैलगाड़ी से उतारना भी गांधी जितना ही महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि उस लड़के ने 4 दशक बाद संविधान के रूप में भारत की किस्मत लिखी, जिसके 75 साल बाद भी करोड़ों लोग उसी लड़के के लिखे हुए पर जिंदा हैं। उसी के लिखे हुए पर अपने अपने हकों के लिए लड़ते हैं, और जब भी किसी की देह पर लाठी पड़ती है तो उसी लड़के की लिखी हुई बातें काम आती है। वह लड़का कोई और नहीं, वे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह नाम भारत के सामंतवादी सिस्टम पर बिजली बन के गिरा। इस नाम ने भावनाओं को तार्किकता के साथ जोड़ा। इस नाम ने जातिगत क्रूरता को पहली बार दुनिया के सामने रखा। इस नाम ने शिक्षा और बोलने के दम पर अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। इस नाम ने मोजेज की तरह, लिंकन की तरह और जीजस की तरह करोड़ों लोगों और उनकी पीढ़ियों को भविष्य के लिए तैयार किया। नमस्कार, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कहानी। यहाँ हम आपको हर वो किस्से बताते हैं जो आपको ले चलेंगे उन पलों में जहाँ आंदोलन, संघर्ष और क्रांति ने जन्म लिया। 14 अप्रैल महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाबड़े गांव में अंबेडकर का जन्म हुआ। यह कोकण का एरिया है। अंबेडकर के दादा मालोजी सकराम मिलिट्री से रिटायर्ड थे। उनके बेटे रामजी, जिनकी शादी भीमाबाई से हुई थी। यह मार जाति का कबीरपंथ परिवार था, जिसमें राम और कान्हा की चर्चा तो होती थी, लेकिन जाति के सिस्टम के खिलाफ भारी आक्रोश भी था। यह समुदाय अंग्रेजों से सबसे पहले मुकाबला करने वाले समुदायों में से एक था। हालांकि बाद में महार जाति को ब्रिटिश सेना में शामिल किया जाने लगा। फिर जब 1822 में अंग्रेजी राज ने महार को सेना में जाने से बैन किया तो राम जी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन दुख की बात यह है कि इस रुतबे और समझ वाले परिवार भी भारतीय समाज में अछूत माना जाता था, जिसका दंश अंबेडकर को भी झेलना पड़ा। यह घटना बंबई के गोरगांव की है, जब अंबेडकर अपने भाई के साथ पिताजी से मिलने जा रहे थे। बैलगाड़ी वाला बच्चों के अच्छे कपड़े देखकर खुशनुमा मूड में था, लेकिन जैसे ही उनकी जाति उसे पता चली, उसने दोनों बच्चों को तपती धूप में गाड़ी से उतार दिया। अंबेडकर को समझ नहीं आया कि जब पैसे ही दे रहे हैं तो उन्हें गाड़ी से क्यों उतारा गया। इसी तरह स्कूल में पानी पीने को लेकर भी दलितों के साथ छुआछूत का व्यवहार होता था। मेधावी होते हुए भी अंबेडकर को यह समझ नहीं आता था। एक बार अंबेडकर ने अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुराने की कोशिश भी की थी। अगर उस दिन बुआ के पर्स से उनको पैसे मिल जाते तो अंबेडकर की जर्नी कुछ और होती। असल में युवा अंबेडकर ने सुना था कि सतारा में लड़के कमाने जाते हैं, मिलों में काम करते हैं। वह खुद भी बंबई जाना चाहते थे। अब बंबई जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। ऐसे में अंबेडकर ने अपनी बुआ के पर्स से पैसे चुराने का प्लान बनाया। 3 दिन के प्लान और बड़ी हिम्मत के बाद जब उन्होंने बुआ के पर्स में हाथ डाला तो उसमें से सिर्फ आधा आना ही निकला। इतने पैसों में तो बंबई तो क्या, नजदीकी बस स्टैंड तक जाना भी मुश्किल था। निराश होकर अंबेडकर ने यह फैसला लिया कि वह पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाएगा और अच्छी शिक्षा की मदद से अपना जीवन बनाएंगे। तो सोचिए, अगर उस दिन बुआ के पर्स में उस जवान लड़के को रुपए मिल जाते तो हो सकता है कि हमारे संविधान निर्माता शायद बंबई के एक मिल में काम कर रहे थे। खैर, अंबेडकर का बंबई जाने का सपना जल्दी पूरा हो गया, जब उनके पिता राम जी ने एक बड़ा निर्णय लिया और पूरे परिवार को बंबई के लोअर परेल के एक चोल में शिफ्ट कर दिया। फिर शुरू हुई पढ़ाई। अंबेडकर का पढ़ने में बहुत दिल लगता था, लेकिन जाति ने यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। बंबई के सरकारी हाई स्कूल में भी अंबेडकर को संस्कृत पढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि वह अछूत थे। लेकिन बाद में अंबेडकर ने सारे वेद पुराण पढ़ डाले और उनकी तमाम व्याख्या भी की। उनकी धज्जियां भी उड़ाई और शायद उतने अच्छे से किसी और ने आज तक एक्सप्लेन नहीं किया। फिर 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास कर ली, जो पूरे समाज के लिए गौरव की बात थी। इसी समारोह में कृष्णा जी अर्जुन केलेशकर नाम के टीचर ने उनको बुद्ध के ऊपर एक किताब दी।
बौद्ध धर्म से यह उनका पहला परिचय था। तभी 17 साल के अंबेडकर की शादी 9 साल की रमाबाई से हो गई। उस समय के रिवाज के हिसाब से यह शादी साधारण तरीके से एक मार्केट में हुई थी। उधर इसके समांतर महाराष्ट्र में जाति को लेकर जनचेतना एक लंबे समय से विकसित हो रही थी। महात्मा फुले से लेकर कांबले तक कई सोशल रिफॉर्मर्स आ चुके थे। 1906 में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना हो चुकी थी। यह दलितों को संगठित करने वाला पहला ऑर्गेनाइज प्रयास था। ऐसे माहौल में 12वीं के बाद आगे पढ़ने के लिए अंबेडकर के पास पैसे नहीं थे। इसके हल के लिए कुलेशकर ने बड़ौदा के महाराज की मदद ली। महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने अछूतों को पढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने अंबेडकर से कुछ सवाल पूछे और उन्हें स्कॉलरशिप दे दी। अंबेडकर की पढ़ने की प्रति रुचि और विकसित हुई। अंबेडकर के एक अनुयायी नामदेव निम्बड़े ने अपनी किताब इन द टाइगर शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इन अंबेडकर राइट में लिखा है, एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी देर तक पढ़ने के बाद रिलैक्स कैसे करते हैं। उनका जवाब था, मेरे लिए रिलैक्स करने का मतलब एक नई किताब पढ़ना है। अंबेडकर की यह आदत जीवन पर्यटन बनी रही। साल 1912 में उन्होंने बीए की और उस साल जिस लड़के ने कॉलेज में टॉप किया, बाद में वह अंबेडकर द्वारा स्थापित सिद्धार्थ कॉलेज का प्रिंसिपल बना। यह वक्ता गदर आंदोलन, उग्र क्रांति, सावरकर, तिलक, गांधी इत्यादि का। अंग्रेजी सरकार रिफॉर्म्स लाकर सबको शांत करना चाहती थी, पर किसी को यह नहीं पता था कि इसी दौर में यहीं के स्कूल कॉलेज से निकलकर एक अद्वितीय प्रतिभा सबके सामने आने वाली है। ग्रेजुएशन के बाद अंबेडकर बड़ौदा की रियासत में स्टेट फोर्मेस में लेफ्टिनेंट बने, लेकिन उनकी नौकरी लगने के 2 सप्ताह के अंदर ही पिता रामजीराव सकपाल चल बसे। नौकरी करते हुए अंबेडकर का दिल नहीं लग रहा था, वह कुछ खोज रहे थे। फिर बड़ौदा के महाराज ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप निकाली। अंबेडकर को यह स्कॉलरशिप मिल गई। शर्त यह थी कि अंबेडकर 10 साल बड़ौदा सरकार के लिए नौकरी करेंगे। खैर, अंबेडकर ने बॉन्ड साइन किया और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अंबेडकर को पहली बार बराबरी का दर्जा मिला, जहां उन्हें कोई जज नहीं कर रहा था। भारत में तो उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी में ही बीए की पढ़ाई की थी, लेकिन अमेरिका में अंबेडकर का मन पढ़ाई में ऐसा लगा कि उन्होंने पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी तक सब पढ़ डाला। उनकी थीसिस एंशिएंट इंडियन कॉमन्स पर उन्हें एमए की डिग्री मिली। फिर अंबेडकर ने जाति का अध्ययन कर कास्ट इन इंडिया देयर मैग्निज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट के नाम पर एक पेपर प्रेजेंट किया। फिर नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया थीसिस पर भी काम किया। उनकी यह थीसिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गई, जिसके बाद उन्हें पीएचडी की डिग्री मिली। किताब आई और उसे सयाजीराव गायकवाड़ को समर्पित किया। किताब का नाम था अंग्रेजी राज के फाइनेंस का अध्ययन। यह किताब भारतीय नेताओं के पास पहुंची। अमेरिका में अंबेडकर वहां के संविधान, ब्लैक इंटेलेक्चुअल बुकर टी वॉशिंगटन के विचारों के साथ साथ सारी मॉडर्न चीजों के संपर्क में भी आए। इन चीजों ने उनकी सोच को विस्तार दिया। अमेरिका के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अंबेडकर लंदन चले गए। उसी वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गई। उनकी स्कॉलरशिप भी खत्म हो गई, जिसके चलते 4 साल का एक्सटेंशन लेकर उन्हें भारत वापस आना पड़ा। अंबेडकर की लंदन में पढ़ने की कसक मन में ही रह गई। साल 1917 में अंबेडकर भारत आए। उसी वक्त गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था और ब्रिटिश सरकार की तरफ से मॉन्टेग्यू इंडियन पॉलिटिकल ओपिनियन पढ़ने भारत आए थे। मॉन्टेग्यू एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे जो बाद में मॉन्टेग्यू चेम्स एंड रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना। उधर मद्रास और बंगाल में डिप्रेस क्लासेस के लोगों ने मोर्चा खोला हुआ था। वो लोग मॉन्टेग्यू से मिलने भी गए थे। कहने का मतलब यह है कि जब देश में चारों तरफ उथल पुथल मची थी, अंबेडकर उसमें उतरने से पहले शिक्षा के माध्यम से तैयारी कर रहे थे। डिप्रेस क्लासेस के लोगों की तरफ से अंबेडकर को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया, लेकिन वह नहीं गए। ज्ञानी व्यक्ति को यह चीजें छोटी लगती है। फिर उन्हें बड़ौदा महाराज की तरफ से उनकी सरकार में अधिकारी बनने का न्योता आया। नौकरी करने अंबेडकर जब बड़ौदा गए तो महाराज के आदेश के बावजूद कोई भी उन्हें स्टेशन पर लेने तक नहीं आया, ना ही शहर में कोई ठहरने के लिए जगह दे रहा था। हारकर उन्हें एक पारसी सराय में रुकना पड़ा। बड़ौदा महाराज अंबेडकर को वित्त मंत्री बनाना चाह रहे थे, पर उससे पहले उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी बनाया गया ताकि उन्हें हर विभाग की जानकारी हो सके। पर जाति का खेल अलग चल रहा था।
अंबेडकर के ऑफिस में चपरासी भी उनको इज्जत नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्हें काम तक करने नहीं दिया जा रहा था। और फिर हिंदुस्तान ने वो दिन भी दिखा दिया जो अफ्रीका ने गांधी को भी नहीं दिखाया था। एक दिन अंबेडकर के पारसी मकान मालिक लाठी लेकर आए और उन्हें घर खाली करने को कह दिया, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया था कि उनके घर में एक अछूत रहता है। उस दिन अंबेडकर की ना तो अमेरिका और लंदन की डिग्रियां काम आई और ना ही उनके इरादे काम आए। नजर आई तो सिर्फ उनकी जाति। घर से निकाले जाने के बाद अंबेडकर ने मकान के लिए महाराज को लिखा। महाराज के कहने पर वह दीवान के पास गया, लेकिन कोई शहर में किसी को फोर्स नहीं कर सकता था कि वह एक अछूत को अपने घर में पनाह दे। सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। फिर असहाय होकर एक दिन पेड़ के नीचे बैठकर अंबेडकर फूट फूट कर रो पड़े। उसके बाद कुछ नहीं बचा, वह मुंबई वापस लौट आया। 1917 में सर नारायण गणेश चंद्रा वर्कर्स की अगुवाई में डिप्रेस क्लास ने 2 कॉन्फ्रेंस की, जहां मांग रखी गई कि आबादी के हिसाब से अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने जाएंगे। अंबेडकर इन सब के बाहरी थे। वहीं तब की प्रतिनिधि पार्टी कांग्रेस ने इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास किया, पर इसका कानूनी मतलब कुछ खास नहीं था। यह भविष्य के लिए किया गया सामंजस्य भर लग रहा था। 1918 में ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें सयाजी राव गायकवाड़ ने शिरकत की। बड़े बड़े लोगों ने अपने विचार भेजे। तिलक ने कहा कि अगर भगवान छुआछूत मानते हैं तो मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन तमाम बड़ी बड़ी बातों के बावजूद धरातल पर कुछ कंक्रीट तैयार नहीं हो सका। उधर बर्टन रसल की एक किताब की टाइम्स ऑफ इंडिया में समीक्षा करते हुए अंबेडकर को वायलेंस और नॉन वायलेंस का अंतर बताना पड़ा, यानी बिना किसी मुलाकात के ही गांधी के साथ बेसिक असहमति शुरू हो चुकी थी। फिर अंबेडकर जीवन यापन के लिए बंबई के कॉलेज में प्रोफेसर बन गए, लेकिन उनका दिल आगे की पढ़ाई के लिए लंदन में ही था। इसी बीच अंबेडकर ने दलित क्रिकेटर पी बालू को बंबई में सम्मानित कराया। बाद में चलकर लोगों को बालू के बारे में पता चला और यह भी समझ आया कि डिस्क्रिमिनेशन किस स्तर तक होता है। पी बालू को निचली जाति का होने की वजह से बराबर नहीं समझा जाता था। मैच में जब टी ब्रेक होती थी तो उसके लिए चाय डिस्पोजल कप में लाई जाती थी और इस चाय को वो पवेलियन में नहीं पी सकते थे। उनका लंच एक अलग टेबल पर परोसा जाता था। चेहरा धोने के लिए उन्हें पानी भी एक कोने में दिया जाता था और पानी लाने वाला भी निचली जाति से होता था। ऐसे कई डिस्क्रिमिनेशन थे जो जाति के आधार पर पी बालू को झेलने पड़े। खैर, वापस लौटते हैं अंबेडकर पर। सरकार की तरफ से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड के बाद साउथ बोरो कमेटी बनाई गई, जो सारे समूह की बातें सुन रही थी। दलित समाज की तरफ से करमवीर शिंदे और अंबेडकर को बुलाया गया। अंबेडकर ने उसी वक्त सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ इंडिया में अंबेडकर ने लिखा कि होम रूल से पहले जातिगत बराबरी चाहिए, तभी होम रूल का मतलब सार्थक होगा। इसी बीच एक नए व्यक्ति का उदय हुआ। यह थे कोल्हापुर के महाराज साहू जी। दलित समाज के लिए वह काफी कुछ करना चाहते थे। साल 1919 में अंबेडकर कोल्हापुर के महाराज से मिले और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। 1920 में अंबेडकर ने मूक नायक नाम की पत्रिका शुरू की, लेकिन बाकी अखबारों ने इसके बारे में छापने से भी मना कर दिया। यहाँ तक कि तिलक के अखबार केसरी ने भी मना कर दिया। जाहिर सी बात है कि जाति मिटाने का रास्ता आसान नहीं था। मूक नायक में ही अंबेडकर ने लिखा कि सिर्फ आजाद भारत नहीं चाहिए, बल्कि सबको धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बराबरी चाहिए। बिना बराबरी के स्वराज भी गुलामी के समान होगा। 1920 में कोल्हापुर में दलित समाज की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जहां साहू जी महाराज ने घोषणा की कि अब अंबेडकर ही आप लोगों के जाति के बंधन से मुक्त करेंगे। बस यहीं से अंबेडकर लीडरशिप रोल में आ गए। एक तरफ अंबेडकर दलित समाज के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे, वहीं दूसरी तरफ उनके निजी जीवन में काफी उथल पुथल मची हुई थी। अंबेडकर की पत्नी रमाबाई काफी कष्ट में थी। उनके 2 छोटे बेटे कम ही उम्र में चल बसे और तीसरा बेटा यशवंत भी बीमार रहता था। अंबेडकर ने रमाबाई को थोड़ा पढ़ना लिखना सिखाया था, लेकिन उन्हें अपना मिशन भी पूरा करना था। 1920 में अंबेडकर कुछ पैसा जमा कर और बड़ौदा महाराज से लोन लेकर लंदन पढ़ने चले गए। उधर महाराज के अधिकारी अंबेडकर को तंग करने का मन बना चुके थे। उन्होंने बड़ौदा महाराज की जानकारी के बगैर अंबेडकर से पैसे मांगने शुरू किए। हालांकि महाराज को पता चलने के बाद यह शरारत भी बंद हो गई। अंबेडकर ने फिर अपना सारा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई में लगाया।
इधर इंडिया में छुआछूत और जाति को मिटाने को लेकर बाकी जातियों और समाज में कुछ खास जागरूकता नहीं थी, लेकिन 1919 में आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद सब कुछ बदलने वाला था। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाए गए इस एक्ट ने पहली बार हिंदुस्तान में डिप्रेस क्लासेस के अस्तित्व को भी माना। पहली बार काउंसिल में उनको जगह मिली। बदलाव धीरे धीरे ही सही पर शुरू हो गया था। उधर लंदन में 1921 में प्रोविजनल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया लिखने के लिए अंबेडकर को एमएससी की डिग्री मिली। 1922 में उन्होंने द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी लिखी। फिर एक पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया प्रस्तुत किया। इस पेपर ने क्रांति ला दी। असल में बहुत से लोग ऐसे थे जो उन पर अंग्रेजी सरकार का पिट्ठू होने के आरोप लगाते थे, लेकिन इस पेपर में अंबेडकर ने सरकार की बुरी तरह आलोचना भी की। इसके बाद अंबेडकर जर्मनी में पढ़ने का मन बना चुके थे और भारत आने से पहले उन्होंने कुछ महीने जर्मनी में अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। 1923 में वह साल था जब अंबेडकर बंबई लौट आए और उन्हें द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी के लिए डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि मिली। अब अंबेडकर लंदन से डॉक्टर ऑफ साइंस, अमेरिका से पीएचडी और जर्मनी से पढ़े हुए थे। अब वह बैरिस्टर थे, पूरी तरह तैयार। इसके बाद अंबेडकर ने देश भर के अपने विचारों को प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने कई विषयों पर लिखा, इतना लिखा कि आज तक खत्म नहीं होता। आज भी लोग उनका लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। गांधी जब भारत आए तो उन्होंने पहले देश के दौरे किए, चंपारण में सत्याग्रह किया, यह आंकने के लिए कि देश की जनता किस हद तक आक्रोश व्यक्त कर सकती है। अंबेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और कॉन्फ्रेंस की, यह समझने के लिए कि आखिर किस चीज से सामाजिक सिस्टम में परमानेंट बदलाव लाया जा सकता है। यह बदलाव अंदरूनी होना जरूरी था। अब वक्त आ गया था जब अंबेडकर को राजनीति में उतरना था। अंग्रेजी सरकार विरोधाभास का पुतला थी। एक तरफ वो भारत को चूस रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बड़े स्तर पर बदलाव भी कर रहे थे। आजादी से लगभग 40 साल पहले 1919 में ही अंग्रेजों ने अपने प्रशासन में कमजोर जातियों को भी शामिल करने का प्रयास शुरू कर दिया था। हालांकि राष्ट्रवादी नेता आरोप लगाते हैं कि ऐसा करके अंग्रेज दरअसल हिंदू धर्म को बांटने की साजिश कर रहे थे, साथ ही हिंदुओं और मुसलमानों में फर्क डाल रहे थे। फिर एक अद्भुत काम हुआ। 1919 के एक्ट में अछूत समाज के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके बाद देश में कई जगह दलित समाज में अपने अपने संगठन तैयार किए, अलग अलग स्तर पर अपने अधिकारों की मांग करने लगे।